इसी स्पीच में तीनों को समेट के उसके बाद आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। नहीं तो जनाब नहीं, आज एक ही एजेंडा है, आगाज चले आप इसी पे बहस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अच्छा हुआ मेरी तकरीर के साथ ही कायदे ऐवान साहब भी तशरीफ लाए हैं। आज जो उनका बयान जिसकी निशानदेही नवाब असलम साहब ने की थी, मैं वहीं से शुरू करूंगा। तो जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मेरी गुजारिश है कायदे ऐवान साहब से कि जब भी कोई इस मौजू पे बयान दे तो मेहरबानी करके एक दफ़ा बलूचिस्तान की तारीख पे एक नज़र रख ले। मैं तारीख हमारे सामने है, मेरे हाथ में है, मैं कुछ चीज़ों की निशानदेही करूंगा। ये दूसरी तीसरी स्टेटमेंट है कायदे ऐवान साहब की। नवाब साहब तस्करा कर चुके हैं आप पीएचडी पर, अगर आप आ जाए। मैं मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दे जनाब। तो जनाब वाला, जनाब चेयरमैन, ये दूसरी तीसरी स्टेटमेंट है कायदे ऐवान साहब की। दो तीन जगहों पे अपनी स्पीचेस में भी उन्होंने कहा है कि इससे पहले वाली हुकूमतों में, इससे पहले कि बलूचिस्तान की तरक्की के जो रफ्तार सुस्त रही है, उस गुनाह में हमारा शेयर क्या है और बाकियों का शेयर क्या है, मैं ज़रा तारीख के औराक थोड़े से पलटूंगा। जनाब वाला, बलूचिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी, उसके वज़ीर आला थे सरदार अताउल्लाह खान मेंगल साहब, जिनकी टोटल मुद्दत हुक्मरानी थी 9 माह। और उसकी मोटी मोटी कुछ कारकर्दगी में बता दूं, बोलान मेडिकल कॉलेज, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान बोर्ड जैसी काविशें उस 9 माह की हुकूमत की थी। उसके बाद जो दूसरी हुकूमत थी बलूचिस्तान की, वो सरदार मोहम्मद खान बारोज़ई साहब की थी, जो शायद निगरान हुकूमत थी। तीसरी जो है वो अलाज जाम मीर गुलाम कादिर साहब मोहतरम थे, जो हमारे कायदे ऐवान साहब के दादा मोहतरम थे, उनकी हुकूमत थी। उसके बाद नवाब अकबर खान बुगटी साहब की हुकूमत 1988 में आई। आज उनकी पार्टी और उनका पोता भी जो है वो उन बेंचेस में बैठा हुआ है, हमारे साथ यहाँ पे नहीं है। मीर ग्वाराम बुगटी साहब वो कायदे ऐवान साहब के इत्यादी हैं जनाब वाला। उसके बाद मीर ताज मोहम्मद खान जमाली साहब आए, उनके रिश्तेदार भी उन बेंचेस में बैठे हैं, यहाँ हमारे साथ नहीं है। मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रहे, मेरे भाई मेरे अजीज उमर खान जमाली साहब बैठे हुए हैं, उनके साहबजादे वो भी उन बेंचेस में हैं जनाब वाला। उसके बाद नवाब जुल्फिकार अली मगसी साहब आए, उनके भाई तारिक खान भी आज कायदे ऐवान साहब की कैबिनेट के मेंबर हैं। तो जनाब वाला, उसके बाद 1997 में सरदार अख्तर जान मेंगल साहब की हुकूमत आई, जिसकी हुक्मरानी की जो है वो मुद्दत 18 महीने थी। उसके बाद हमारे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ अरकान को पता है मेरे ख्याल में। नहीं जनाब वाला, मैं थोड़ा सा पॉइंट पर आ जाए। मैं रिकॉर्ड की तस्हीह के लिए ये बातें कर रहा हूं। उसके बाद जनाब वाला 2002 में मैं भी उस असेंबली का मेंबर था और उस वक़्त के कायदे ऐवान से कुछ अच्छी यादें हमारी भी वाबस्ता हैं। वो हमारे मोहतरम कायदे ऐवान साहब के वालिद मोहतरम जाम मोहम्मद यूसुफ साहब वो थे। उसके बाद जनाब वाला नवाब असलम रईसानी साहब, जो हमारे साथ इन बेंचेस में बैठे हैं, उनकी कोई 4.5 साल की हुकूमत की उम्र थी। और आज उसके बाद जो है जनाब वाला डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, जिनकी पार्टी आज इस ऐवान में नहीं है, लेकिन नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब वो भी आज उन बेंचेस में बैठे हैं। उसके बाद मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो साहब वजीर आला रहे कोई 4-6 महीने, वो आज हमारे इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान के स्पीकर हैं। और उसके बाद जनाब आज हमारे कायदे ऐवान साहब असम्बली में तशरीफ फरमा हैं। तो मैं वो वजीर थे, वो मिनिस्टर थे, हुकूमत इनकी नहीं थी। हुकूमत वजीर आला जो है कायदे ऐवान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी थे, जो आपके साथ बैठे, उनका भाई भी आज आपके साथ बैठे। एक उठ के बात करें जमरक साहब, मैं सुनूंगा, आप उठ के बात कर लें।
अच्छा जी लांगो साहब ठीक। तो जनाब वाला, तो ये कायदे ऐवान साहब को अब मैं समझ नहीं आ रहा कि वो कहना किसको चाह रहे हैं। हर दफा स्टेटमेंट देते हैं कि पिछली हुकूमतें हमारी। जनाब चेयरमैन जी, की मेजॉरिटी पार्टी जमीयत उलमा इस्लामी सब हुकूमतों का हिस्सा रही है। हुकूमत उनकी नहीं थी, हिस्सा थे। हुकूमत नहीं थी, हिस्सा थे। 1997 ले लिया मैंने। ज़ियाचर एक मिनट, आप बैठो, आप लोग बैठो। यूनुस आप लोग बैठो। यूनुस भाई आप लोग बैठो। यूनुस भाई आप लोग बैठ जाए। ज़ियाचर मैंने उसका नाम भी ले लिया, बल्कि उससे पहले सरदार तौला मेंगल साहब की पार्टी का भी नाम ले लिया। आप थोड़े से लेट आए। अख्तर लांगो साहब जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया गया वो बहुत हो रहा है। आप मैं वही जनाब वाला, आप पीएसडीपी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप सुन तो ले मेरी जान, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो जनाब वाला, उसमें जनाब वाला नहीं क्या कहा आपने अभी? मेरे भाई, मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे करीब, मेरे कस्टोडियन, मेरे चेयरमैन, नहीं जनाब चेयरमैन, आई एम सॉरी अगर मैं उस पर एक्सपेंड कर दूं, बिल्कुल मुझे कोई एतराज नहीं। मैं माजरत करता हूँ। हज़फ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, तो जनाब वाला इस तरह की बयान से, चूंकि पीएसडीपी के ऊपर इस ऐवान में काफी अरसे से बहस मुबाहिसा हो रही है। अगर मुफाद परस्त कहा जाता है तो इसका मतलब है इस ऐवान के मेंबरों की, इस ऐवान की तजलील होती है। तो इस पे तहरीक इस्तेकाक बनता है और इंशाल्लाह हम ये जमा करवाएंगे। तो जनाब स्पीकर, इसके बाद हम आते हैं पीएसडीपी पे। बाकी तो साथी सारे बहस कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी गुड गवर्नेंस की तरफ आऊंगा, जिसका अक्सर बेशतर हमारे ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से दावे बड़े होते हैं। जनाब वाला, अच्छा है कि आज सीसीपीओ साहब भी बैठे हैं। गुड गवर्नेंस की हमारी हालत ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल हमारी पुलिस जो है वो जमीनें कब्जा करने में जो है अपना कुव्वत सर्फ कर रही है। जनाब वाला, नवाब नौरोज खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अयूब स्टेडियम के नाम से जो मशहूर है, वहां पे पिछली हुकूमत के दौर में पुलिस वालों ने एटीएफ सेंटर के नाम से एक जमीन कब्जा किया। मैंने उसके खिलाफ एहतजाज किया, हाई कोर्ट गया। जब रिपोर्ट मांगी गई तो उनको वो जमीन अलाट थी ही नहीं। हमारे पटिशन के कोई एक हफ्ते बाद वो अलाटमेंट वो लोग वहां से निकाल के ले आए। आज फिर उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 क्वार्टर्स हैं जो पिछले साल की बजट से उनका तामीर का काम शुरू था, अब कंप्लीशन के करीब है। आज उस एटीएफ सेंटर में कोई सीसीपीओ साहब उसका सही बता सकते हैं कि शायद स्पेशल ब्रांच वालों को वो जगह दे दी गई है। आज उन क्वार्टरों पे कल मेरे पास स्पोर्ट्स के मुलाजमीन आए जिनको वो अलर्ट हुए हैं कि जनाब वो आए और उन्होंने कहा है कि ये क्वार्टरें हमारी हैं, खबरदार इसमें कोई शिफ्ट हुआ है। जनाब वाला, ये कौन सा गुड गवर्नेंस है? ये कौन सी पुलिस की कारकर्दगी है कि आपके हाथ में अगर बंदूक है तो आप डिपार्टमेंट्स के लोगों के इमलाक को कब्जा करें? ये इसकी मैं मजम्मत करूंगा जनाब वाला। जो उनकी जिम्मेदारी है इस ऐवान के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से जनाब चेयरमैन, मैं सीसीपीओ साहब को और पुलिस के जिम्मेदारान को ये कहना चाहूँगा कि अपने महकमे के अंदर जो काली बेड़े हैं उन पे नज़र रखें और इस तरह की हरकत से, ये हमारा इदारा है, ये हमारी डिपार्टमेंट है, इसकी बदनामी और तजलील होती है, उससे खुदारा इस महकमे को बचाया ले। पीएसडीपी पर आ जाए, मैं भी पीएसडीपी पे आ रहा हूँ। जनाब वाला, इस पीएसडीपी पे काफ़ी बहस मुबाहिसे पिछले 9 महीने से चल रही हैं, जिसके लिए मुफाद परस्त जैसे अलकाबात भी इस ऐवान के मोअज़्ज़िज़ अरकान पे लगती हैं। इस पीएसडीपी पे हमेशा जब भी बहस हुई है, एक वजह जो है वो अदालत की उस केस को बनाया जाता है कि जी अदालत पे केस चल रहा है और अदालत ने जो है 4 सेक्टर डिफाइन किए हुए हैं, उनको बहाना बना के मामले को लटकाया जा रहा था। जनाब वाला, जो तफसील एसीएस साहब ने हमें दी है न्यू स्कीम्स की, उसमें मैं सिर्फ
वक्त की तंगी है, वो सेक्टर गिनवाऊंगा जिन अदालत ने उस 4 की लिस्ट में नहीं डाला है। उन के भी न्यू स्कीम्स रिलीज हुए हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज के हैं, जिसमें कल्चर के हैं, जिसमें कम्युनिकेशन के हैं, जिसमें सोशल वेलफेयर के हैं। जनाब वाला, ये तमाम स्कीमें जिनकी पीएनडी से 6,444 मिलियन ऑथराइजेशन हो चुकी है, 2,823 मिलियन जो है वो रिलीजेज हो चुकी हैं, जो उस अदालत के उस 4 सेक्टर के ज़मरे में नहीं आती हैं। अब जनाब वाला आते हैं इस असम्बली के तकद्दुस की तरफ। जनाब वाला, आपको याद होगा इस असम्बली फ्लोर में मैंने और ज़ेरे साहब ने मलिक साहब की तरफ से कोयटे में जो पानी का मसला है उसके हवाले से एक करारदाद आई थी, उस पर बहस के दौरान हमने ये बातें की थी, जिसमें हमारे मिनिस्टर फाइनेंस और कायदे ऐवान साहब ने भी हमें यकीन दहानी करवाई कि 200 ट्यूबवेलें गुज़िश्ता 2 टेन्यूअर से 2008 से लेकर 2018 तक 200 ट्यूबवेलें ऐसी हैं जिन पे करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए पीएचई डिपार्टमेंट खर्च कर चुकी है, उनकी ड्रिलिंग और केसिंग वगैरह पे। वो ट्यूबवेलें ऐसी पड़ी हुई हैं जिनके लिए कुछ पैसे अगर वासा को रिलीज हो जाए तो ये सारी ट्यूबवेलें एनर्जाइज हो जाएंगी और कोयटा शहर का एक पानी का बड़ा मसला हल हो जाएगा, जिस पे इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है यकीन दहानियां करवाएंगी। उनके लिए तो 1 टका जो है रिलीज नहीं हुआ, 1 पैसा तक रिलीज नहीं हुआ। वो ट्यूबवेलें आज दिन तक इसी तरह एज इट इज बंद पड़ी हुई हैं। तो जनाब वाला, इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर कोई कमिटमेंट होती है, कोई बात होती है, तो वो इस हाउस की प्रॉपर्टी बन जाती है, वो इस हाउस की इज्जत का मसला बन जाता है। हम आए रोज, अच्छा सरदार अब्दुर्रहमान साहब भी आ गए, हर इजलास में यकीन दहानियां होती हैं, अमल दरामद कुछ नहीं। हर इजलास में यकीन दहानियां होती हैं, अमल दरामद कुछ नहीं। आज के इस इजलास में भी कायदे ऐवान साहब भी बैठे हैं, सरदार अब्दुर्रहमान साहब भी बैठे हैं, उनके सीनियर वज़रा भी बैठे हैं, काबीना के दूसरे अराकीन भी बैठे हैं। आज हमारी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि आज की इस असम्बली में कम से कम वो बात करें जो वो कर सकते हैं, जो वो नहीं कर सकते मेहरबानी करके इस हाउस के तकद्दुस और इस हाउस के में बैठे हुए मेंबरान की तकद्दुस का ख्याल रखें और उनको ना करें। और मेरी आपके तवस्सुत से वो मिनिस्टर साहब से भी ये दरख्वास्त है कि उस स्टेडियम के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से हाई कोर्ट की जजमेंट पड़ी हुई है जो मेरे पटिशन पे है, उनको पुलिस वालों को वो सेंटर, चूंकि उस पर उन्होंने इतनी तेज़ी से और बदमाशी से काम स्टार्ट किया कि वो 50% जब तक हमारा केस चल रहा था 50% उन्होंने स्टे के दौरान ही उसको कंप्लीट कर लिया। फिर हाई कोर्ट ने मजबूरन ये फैसला दिया कि अब चूंकि गवर्नमेंट का पैसा इस पे लग चुका है, लिहाजा वो जगह उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को दी, लेकिन उनको इस हद तक बाउंड कर दिया कि आप स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तरफ से अपना गेट भी नहीं रख सकते हैं। गेट भी आप पीछे की तरफ जो मनोजान रोड का रास्ता है वहां से आप अपना एंट्रेंस रखेंगे और कोई कहीं से नहीं। तो जनाब वाला, वो जजमेंट की कॉपी भी मेरे पास पड़ी हुई है, अगर वो अब एक कदम भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में रखेंगे ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आएगा। तो मेहरबानी कर लें मेरे मोहतरम वजीर दाखिला साहब कि अपने पुलिस वालों को कम से कम वो जगह जो उन्होंने कब्जा कर लिया है, अब उनकी मिल्कियत बन गई है, उस बाउंड्री वाल तक उनको महदूद रखें, उनको मजीद जो है वो कब्जागिरी से रोक लें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपका वक्त दें।